नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इकोलॉजी के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये चैप्टर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पर्यावरण भूगोल का चैप्टर है, जिसमें हम इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इकोलॉजी की बात करने जा रहे हैं। देखिए, इकोसिस्टम का मतलब यह है कि किसी स्थान विशेष पर या किसी भौगोलिक क्षेत्र पर जितने भी जो जैविक और अजैविक जो कारक होते हैं, आपस में पारस्परिक रूप से वो किस तरह से उनमें अंतर संबंध है, उसको अपन एक इकोसिस्टम कहते हैं। और एक सामान्य शब्दों में बात करें, उस स्थान विशेष पर रहने वाला जो मानव है और वहाँ की जो प्रकृति है, उनके बीच में क्या इंटर रिलेशन है, उसी को अपन ह्यूमन इकोलॉजी कहते हैं। तो देखिए, अपन इसको अगर प्रॉपर रूप से अगर डिफाइन करें तो अपन यूँ कह सकते हैं कि इकोसिस्टम इकोसिस्टम जो है प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है। क्रियाशील इकाई का मतलब यह है कि इसमें जो जैविक और जो अजैविक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सदैव समय के साथ क्रिया करते रहते हैं, अतः क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है। और वहाँ जीव पर जीवधारी आपस में आसपास के भौतिक वातावरण के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं। जैसे अपन बात करें, देखिए इसमें लिखा भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण का मतलब ये है कि जैसे कि अपन बात करें, लाइट की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, इंसुलेशन की बात करें, या जलवायु की बात करें, या मृदा की बात करें, तो वहाँ मान लीजिए मृदा है। अब उस मृदा के साथ संबंधित जीव किस तरह का इंटरेक्शन करेगा, उसी प्रकार का जो आवरण बनेगा, पर्यावरण बनेगा, वो क्या होगा, एक इकोसिस्टम होगा। तो इसमें देखिए, इकोसिस्टम शब्द जो सबसे पहले दिया वो 1935 में A.G. टांसले ने दिया है। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया है? A.G. टांसले ने। हम अभी कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, यहाँ जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं, UGC नेट, JRF परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चर या स्कूल लेक्चर, जितने भी तमाम जो परीक्षाएं अपन IAS RS की जो बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए ये जो पैटर्न मुख्यतः UGC नेट, JRF असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पैटर्न रहता है, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहता है, MCQ पैटर्न रहता है। यानी ऑब्जेक्टिव विकल्प होते हैं, एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 विकल्प होते हैं, कोई एक सही करना होता है। तो सीधा कई बार आता है, हर परीक्षा में आता है कि इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया है, वो A.G. टांसले ने। तो आप इसको थोड़ा सा ढंग से याद करेंगे कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है, A.G. टांसले ने दिया है। ये कई बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इकोसिस्टम आकार में एक छोटे से लेकर के बड़े, यानी छोटे मतलब मान लीजिए अपन जल निकाय की बात करें, छोटे जल निकाय से लेकर बड़े जंगल या समुद्र जैसा हो सकता है। जैसे अपन बात करें, एक झील हो सकती है, तालाब हो सकती है, नदी हो सकती है, सागर हो सकता है, महासागर होता है। मतलब एक छोटे जल निकाय से लेकर बड़े जल निकाय तक हो सकता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो एक समुद्र जैसा हो सकता है, या अपन एक बात करें एक छोटे जंगल से लेकर के बड़े जंगल तक हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र स्थान विशेष पर एक छोटे से लेकर बड़े आकार में हो सकता है। यहाँ हम इकोसिस्टम को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और एक होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। यानी इकोसिस्टम यहाँ 2 प्रकार का है, एक है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और एक है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अपन डेजर्ट को शामिल कर सकते हैं, या किसी अपन फॉरेस्ट को शामिल कर सकते हैं, मरुस्थल को शामिल कर सकते हैं, या फिर अपन किसी ग्रासलैंड के घास के जो मैदान है उनको अपन शामिल कर सकते हैं। इधर जो जलीय इकोसिस्टम है, उस जलीय इकोसिस्टम के अंतर्गत अपन किसी सागर या महासागर को शामिल कर सकते हैं, या किसी लवणीय जल या किसी शुद्ध जल वाले क्षेत्र को अपन शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ स्थलीय और जलीय इकोसिस्टम अलग अलग 2 भागों में अपन ने यहाँ पर बांटा है, स्थान विशेष के आधार पर, स्थलीय और जलीय। इसमें देखिए, यहाँ जो हम मुख्य रूप से अगर अपन इस एक डायग्राम के माध्यम से अपन देखें कि टाइप्स ऑफ जो इकोसिस्टम है वो स्थलीय और जलीय
ये देखिए आप इनको आप इस तरह से भी देख सकते हो। जैसे मैंने अभी घास के मैदान की बात की, ग्रासलैंड, इसका इकोसिस्टम अलग होगा। फॉरेस्ट, वनों का इकोसिस्टम अलग होगा। किसी मरुस्थलीय भाग का इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा। इकोसिस्टम का मतलब यह है कि यहाँ जो जैविक और जो अजैविक घटक होंगे उनकी यहाँ परिस्थितियाँ अलग होगी। फॉरेस्ट वाले पार्ट में जो जैविक और अजैविक जो घटक हैं उनकी उपलब्धता अलग होगी, और जो घास का मैदान, जो ग्रासलैंड की बात करें, उसकी परिस्थितियाँ यहाँ अलग होगी। इसी प्रकार से अपन जो नेचुरल की बात करें, जलीय की बात करें, एक्वेटिक की बात करें, इसमें मैराइन ओशियंस का मतलब है, देखिए इसमें जो वाटर होगा वो क्या होगा, लवणीय होगा। इधर फ्रेश वाटर लैक्स, मान लीजिए कोई भी मीठे पानी की झील की बात करें, इधर ये खारे पानी वाली की बात करें, खारे पानी वाले सागर की बात करें, इधर फ्रेश वाटर लैक्स की बात करें, इसका इकोसिस्टम अलग होगा और इसका इकोसिस्टम अलग होगा। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों का ही यहाँ पर इकोसिस्टम क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके अलावा देखिए अपन यहाँ आर्टिफिशियल की भी बात कर लें। ये जो है ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब ये है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कौन करेगा, मानव करेगा, हम करेंगे, ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने ग्रासलैंड को क्लियर करके उसमें कोई भी क्रॉप की सोविंग कर दी हो, फसल का उत्पादन कर दिया, तो क्रॉप फील्ड यानी वो एक इकोसिस्टम क्रॉप फील्ड, ये हमने मानव ने तैयार किया है। या हमने किसी भी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को क्रिएट कर दिया हो, एक्वेरियम, जैसे अपन घर पर भी एक्वेरियम बना लेते हैं, तो वो भी एक क्या है, मानव निर्मित है। तो आर्टिफिशियल, या अपने कोई पार्क का निर्माण कर दिया हो या कोई गार्डनिंग कर दी हो, तो वो क्या है, वो कृत्रिम है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यहाँ जो बात अपन जो करने जा रहे हैं वो ये है कि एक तरह से मुख्य रूप से घास के मैदान और रेगिस्तान स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ उदाहरण हैं। अभी जो ऊपर बात कर रहे थे घास के मैदान, डेजर्ट, वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ उदाहरण हैं। जैसे तालाब है, झील है, वेटलैंड है, रिवर है, ये सब के सब कैसे स्थलीय के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से मुहाना जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ उदाहरण हैं। तालाब, झील कौन कौन से हैं, तालाब, झील, आर्द्रभूमि, नदी, ये सब के सब जो है एस्चुरी, मुहाना का मतलब है नदी का मुहाना, ये सभी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के एग्जाम्पल है। लेकिन ग्रासलैंड और जो डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ एग्जाम्पल है। तो हमें यहाँ ऑब्जेक्टिव दृष्टि से यहाँ पर प्रश्न आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के एग्जाम्पल कौन से हैं या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब कोई तालाब हो सकती है, कोई झील हो सकती है, या कोई वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि हो सकती है, कोई रिवर हो सकती है, या कोई भी एस्चुरी हो सकती है यानी नदी का मुहाना हो सकता है। और यदि अपन उधर बात करें, इसमें स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, घास के मैदान हो सकते हैं, घास के मैदान के अलावा कोई भी डेजर्ट, रेगिस्तान हो सकता है, या कोई फॉरेस्ट हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से ऐसी तरह से प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है या निम्नलिखित में से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इस तरह से यहाँ पर प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ देखिए हमें जो टॉपिक हमारा जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन को चलना है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसको देखिए आप। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। जो पारिस्थितिकी तंत्र, जो इकोसिस्टम सब जो एजे टेंसले ने दिया है, उसकी स्ट्रक्चर मतलब उसके कार्य और उसकी संरचना क्या है वो उसमें समझेंगे। देखिए, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में दो घटक होते हैं, एक है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक मतलब जो जिसमें मुख्य रूप से पादप, जीव जंतु और मनुष्य शामिल होता है। अजैविक घटक का मतलब
जिसमें जलवायु से संबंधित जितने भी उसके जलवायु के कारक है वो मृदा और मृदा से संबंधित जो कारक है वो शामिल हो सकते हैं। तो इसमें जो जैविक और अजैविक घटक मिलके ही किसी स्थान विशेष की पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं। देखिए, जो पारिस्थितिकी जो निर्मित होती है वो स्थान विशेष के संदर्भ में होती है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी अलग होगी और विषुवतरेखीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी अलग होगी, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी अलग होगी। तो ये निर्भर करेगा कि किस स्थान विशेष पर संबंधित भौगोलिक क्षेत्र स्थान स्थित है। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। और जो इकोसिस्टम है, इस देखिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसकी हिंदी लिख लीजिए आप, इसको अपन कहेंगे अजैविक घटक। अजैविक घटक। और इधर बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक घटक। इकोसिस्टम के मुख्य रूप से दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है अजैविक घटक और दूसरा है जैविक घटक। देखिए, जैविक घटक को भी के तीन पार्ट हैं, उत्पादक, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, और कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, उपभोक्ता, और डीकंपोजर्स, इसको हिंदी में कहते हैं वियोजक या इसी को कहते हैं अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता। उत्पादक, उत्पादक का मतलब जो भोजन का निर्माण करे। जैसे जितने भी हरे पौधे होते हैं, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो ऊर्जा का, एक तरह से भोजन का निर्माण करने का कार्य करते हैं। हालांकि ऊर्जा जो ग्रहण की जाती है वो सूर्य से ग्रहण की जाती है, लेकिन संबंधित जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करने के बाद भोजन का निर्माण करते हैं। और जो भी भोजन का निर्माण करते हैं उनको सबको अपन क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। हरे पौधों के साथ में पल्वक भी हो सकते हैं, जिसमें जैसे फाइटोप्लैंक्टन, पादप पल्वक, पेड़ पौधे हैं, पादप पल्वक हैं जो जल में रहते हैं। ये एक तरह से प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं, ये उत्पादक का कार्य करते हैं। ये सब कुछ क्या है, ये उत्पादक होते हैं। फिर इसके बाद इनके द्वारा तैयार किए गए भोजन को खाने वालों को क्या कहेंगे, कंज्यूमर, उपभोक्ता कहेंगे। और जो कंज्यूमर है, जो भी उपभोक्ता है, मरने के बाद उसको एक तरह से अपन यूँ कहें कि वापस पर्यावरण में मिलाने का जो काम करेंगे वो कौन करेंगे, डिकम्पोजर करेंगे या वियोजक करेंगे। सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो उपभोक्ता का भी अपघटन कर देते हैं, जिसमें अपन बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं या किसी कवक या फंगस की बात कर सकते हैं। तो देखिए, इनके लिए पर्टिकुलर शब्द यूज किया गया है। इस उत्पादक को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो भोजन का निर्माण स्वयं करें। इनके लिए एक शब्द आता है स्वपोषी, इनको कहते हैं स्वपोषी। इनको क्या कहते हैं अपन, स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी। इसी प्रकार से देखिए हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब यह है परपोषित। परपोषित का मतलब यह है कि ये जीव जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी इन्होंने भोजन का निर्माण पेड़ पौधों ने स्वयं ने किया और इस भोजन का उपयोग कौन कर रहे हैं, ये परपोषी कर रहे हैं या हेट्रोट्रॉप्स कर रहे हैं या उपभोक्ता कर रहे हैं। और अभी जो अपन ने वियोजक है, इन्हीं को क्या कहते हैं, सेप्ट्रोट्रॉप्स कहते हैं इसको। इनको कहते हैं मृतजीवी। मृतजीवी का मतलब है कि वे जीव जो मृत जीवों से भोजन ग्रहण करते हैं, मृत जीवों से भोजन ग्रहण करते हैं, उनको कहते हैं मृतजीवी। तो कभी कभी परीक्षा में ये स्वपोषी, परपोषित, मृतजीवी ऐसी शब्दावली भी पूछी जाती है। आप इनको ध्यान करके रखेंगे।
तो यहाँ जो जैविक कंपोनेंट्स हैं उसमें प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है, तीसरा क्या होता है, वियोजक होता है। उत्पादक का मतलब है कि वे जीव जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जिसमें पलवक आते हैं, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन आते हैं, और पादप पलवक और पेड़ पौधे, जितने भी हरे पौधे होते हैं वो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अब वो जो भोजन का निर्माण जो स्वयं करते हैं वो कैसे करते हैं, सूर्य से जो सौर ऊर्जा उनको जो प्राप्त हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं मतलब उस कार्बोहाइड्रेट्स को कौन यूज करेंगे, कंज्यूमर्स उपयोग में लेंगे, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता की भी आगे अलग अलग सीरीज है जिसकी अपन बाद में बात करेंगे। इधर देखिए अपन जो एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, अजैविक घटक की बात कर रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से जलवायु आती है और इसमें एडेपिक आती है। एडेपिक का मतलब होता है मर्दीय कारक है, मर्दा से संबंधित इसमें मर्दीय कारक है, यानी क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स और एडेपिक कंपोनेंट्स इसके अंतर्गत होते हैं। देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न बनता है वो इस टेबल को लेके बन सकता है, निम्नलिखित में से एबायोटिक कंपोनेंट्स है या निम्नलिखित में से बायोटिक कंपोनेंट्स है, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत अपन क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। जैसे अपन क्लाइमेट की बात करेंगे तो जलवायु से संबंधित जो भी कारक है, जैसे अपन रेन है, लाइट है, विंड है या प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये सब के सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। वर्षा है, लाइट है, विंड पवन है, टेम्परेचर तापमान है, ये सब के सब कारक इसके अंतर्गत आते हैं। और जो एडेपिक यानी मर्दा से संबंधित, मर्दीय का मतलब इसमें है कि सॉइल है, मर्दा है अपने आप में, वो फर्टाइल है या अनफर्टाइल है, उसका पीएच मान क्या है, उसमें मिनरल्स है या नहीं है, कौन से मिनरल्स हैं, संबंधित जो एडेपिक है उसकी टोपोग्राफी क्या है। उसकी टोपोग्राफी का मतलब समझ रहे हैं कि मैदानी भाग है या पहाड़ी क्षेत्र है या फिर पर्वतीय क्षेत्र है, मीन्स उच्चावच। टोपोग्राफी का मतलब होता है उच्चावच रिलीफ, कि कौन सा भाग ऊपर है, कौन सा भाग नीचे है। तो देखिए सॉइल है, पीएच मान है, मिनरल्स खनिज है, टोपोग्राफी, ये एडेपिक के कंपोनेंट्स हैं। और क्लाइमेटिक जो कंपोनेंट्स हैं उसमें वर्षा है, लाइट है, पवन है और टेम्परेचर, वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। फाइनली अपन यूँ कहें कि जो अजैविक कंपोनेंट्स हैं उसमें जलवायु कारक और मर्दीय कारक शामिल होते हैं। आपको केवल यहाँ पर नाम याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। तो इसमें हम फर्दर अगर बात करें, जैसे अपन इसकी अभी जो जैविक घटक है वो देखिए, इसमें देखिए अपन स्वपोषी, परपोषित और मर्तजीवी की बात कर रहे हैं, या उत्पादक कंज्यूमर और वियोजक की बात कर रहे हैं। अभी जो उत्पादक की अपन ने जो बात की है, उत्पादक का मतलब जो भोजन का निर्माण स्वयं करें उनको अपन स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, पेड़ पौधे सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और मर्दा, देखिए अब वो मर्दा से क्या ग्रहण करेंगे, इस सोइल से वो पोषक तत्व लेंगे या जल ग्रहण करेंगे, पोषक तत्व या वो जल ग्रहण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। संबंधित जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो यूज है, उपयोग है, वो कौन करते हैं, उपभोक्ता करते हैं। तो यहाँ पेड़ पौधों ने भोजन जो तैयार किया है उनके लिए जो शब्द यूज हुआ है, स्वपोषी शब्द यूज किया है। फिर बाद में जो प्रपोषित की बात करें, या अपन यूँ कहें कि एक तरह से जो उत्पादक के द्वारा जो भोजन तैयार किया गया उसका उपयोग कौन कर रहा है, उसका उपयोग कौन कर रहा है। तो देखिए यहाँ हमने उपभोक्ता की भी 4 श्रेणी मानी है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और
तृतीयक उपभोक्ता और क्वाटरनरी उपभोक्ता। यहाँ 3 स्थितियां हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब समझ रहे हैं आप, जितने भी जो शाकाहारी वगैरह हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे अपन में फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हिरण। अब वो हिरण क्या करेगा, वो इस स्वपोषी को यानी जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को खाने का काम करेगा या इनकी पत्तियों को खाने का काम करेगा। या अपन यूं कहें जैसे गाय है, वो क्या करेगी, गाय हो चाहे हिरण हो, वो इस उत्पादक के ऊपर निर्भर रहेगी। लेकिन ये जो गाय वो हिरण है वो इनको खाने का काम करेगी, तो उनके लिए अपन शब्द क्या यूज किया है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। लेकिन यहां यदि हिरण को कोई दूसरा जानवर अगर कोई खा जाता है, हिरण को मान लीजिए कोई दूसरा जानवर खा जाता है, तो उसके लिए अपन जो शब्द यूज करते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर शब्द यूज करते हैं। जैसे हिरण को अगर अपन देखें तो यह हिरण को लोमड़ी खा सकती है। मैं केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूं, हिरण को लोमड़ी खा सकती है। तो यहां से एक तरह से हिरण तो यहां प्राथमिक उपभोक्ता था, लेकिन लोमड़ी एक तरह से क्या हो गई, लोमड़ी क्या हो गई, द्वितीय कंज्यूमर हो गई, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई। लेकिन इस लोमड़ी को भी आगे अन्य कोई जंगली जानवर खा जाए, लोमड़ी को भी मान लीजिए कोई भी अगर जंगली जानवर खा जाए, जैसे मान लीजिए शेर खा जाए, इस लोमड़ी को कौन खा सकता है, लायन खा सकता है या टाइगर भी खा सकता है। तो वो क्या हो गया, वो तृतीयक उपभोक्ता हो गया। लेकिन मान लीजिए इस शेर को भी अगर कोई खा जाए, इस शेर को भी कोई खा जाए, तो उसके लिए क्वाटरनरी कंज्यूमर यानी चतुर्थक उपभोक्ता नाम दिया है। या उसके लिए एक शब्द है ओमोनिवोरस। ये देखिए एक ध्यान रखना, हर्बीवोरस एक होता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, शाकाहारी मतलब जो केवल किसका सेवन करे, केवल जो प्राइमरी एक तरह से जो ऑटोट्रॉप्स है, जो स्वपोषक के द्वारा भोजन पर निर्भर है, जो ऑटोट्रॉप्स के भोजन पर निर्भर है, उन सबको अपन क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, यानी जो मांस का सेवन नहीं करे। लेकिन जो मान लो शाकाहारी का भोजन ग्रहण करें, अपन उसके लिए क्या शब्द है, कॉर्निवोरस। कॉर्निवोरस का होता है मांसाहारी। और वो जैसे अपन हिरण की बात कर रहे हैं तो इनको कहते हैं प्राथमिक मांसाहारी। ये जो शब्द है इसके लिए क्या शब्द यूज हुआ है, प्राथमिक मांसाहारी। और इस प्राथमिक मांसाहारी को कोई खा जावे तो उसके लिए लार्ज कॉर्निवोरस यानी बड़ा मांसाहारी, यानी बड़ा मांसाहारी। अब बड़ा मांसाहारी का मतलब समझ रहे हो, जैसे छोटी मछली को कोई बड़ी मछली खा जाए, छोटी मछली को कोई बड़ी मछली खा जाए, और छोटी मछली मान लीजिए जंतु पलवक को खाती है, तो बड़ी मछली एक तरह से क्या हो गया, बड़ा मांसाहारी हो गया। या अपन स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत लोमड़ी को अगर मान लीजिए लोइन खा जाए तो उसको क्या कहेंगे, लार्ज कॉर्निवोरस यानी बड़ा मांसाहारी। लेकिन मान लीजिए इस मांसाहारी को भी कोई भी जानवर कोई भी मान लीजिए खा जाए तो उसको क्या कहते हैं, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का मतलब होता है सर्वहारी, जो सबको खा जाए, सर्वभक्षी। वैसे सर्वभक्षी के अंतर्गत हम मुख्य रूप से मनुष्य को शामिल करते हैं। हालांकि मनुष्य शाकाहारी भी हो सकता है और मनुष्य मांसाहारी भी हो सकता है। यहां मनुष्य को आप यहां पर भी रख सकते हो, और मनुष्य को एक तरह से मानव को अपन प्राथमिक मांसाहारी भी रख सकते हो, और मनुष्य को आप शाकाहारी भी रख सकते हो। तो मानव एक तरह से ओमनिवोरस भी हो सकता है। मानव क्या हो सकता है, अगर अपन किसी व्यक्ति विशेष की बात करें तो मानव यहां पर भी हो सकता है, सबको खा सकता है। और
मानव या प्राथमिक मांसाहारी भी हो सकता है और मानव या शाकाहारी भी हो सकता है, मानव शाकाहारी भी हो सकता है। लेकिन जैसे अपन लॉयन की बात करें, टाइगर की बात करें, या अपन मान लीजिए एक तरह से सांप की बात करें, सांप भी मेंढक को खा जाता है, तो वो टर्सरी कंज्यूमर का एक एग्जाम्पल है। तो यहां देखिए क्लासिफिकेशन को लेकर के दोस्तों क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि निम्नलिखित में से प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, या सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा, या टर्सरी कंज्यूमर कौन होगा। इस तरह से यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है परपोषित या विषमपोषी। विषमपोषी भी आप इसको कह सकते हैं, यानी जो भोजन किसी दूसरे से ग्रहण कर रहे हैं, यानी वे जंतु जो भोजन किससे ग्रहण कर रहे हैं, उत्पादक से ग्रहण कर रहे हैं। उत्पादक को क्या कहते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब जो भोजन का निर्माण अपना स्वयं करता हो, जैसे पेड़ पौधे। तो यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता, ये 4 प्रकार के उपभोक्ता है। और इनके मरने के बाद, ये चाहे कोई भी उपभोक्ता हो, इनके मृत्यु के बाद या इनके मरने के बाद जो इनको खाता हो उनको क्या कहते हैं, मृतजीवी, या अपन उनको क्या कहते हैं, अपघटनकर्ता, या उनको अपन क्या कहते हैं, वियोजक। क्या कहते हैं उनको अपन, वियोजक कहते हैं। तो देखिए एक तरह से अपन यूं कहें कि ये जो जैविक और जो अजैविक घटक हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेक्ट हैं, अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे के बिना ये चल नहीं सकते। अब जैसे ट्री की बात करें, ट्री को डीर खा रहा है, फिर लोइन खा सकता है, या फ्लावर पेड़ पौधों की अगर बात करें तो इसको छोटी छोटी मछलियां खा सकती है, फिर बड़ी मछलियां खा जाती है, और बड़ी मछलियों को कौन कौन खा जाता है, सारस खा जाता है। तो देखिए कई एग्जाम्पल इस प्रकृति के अंतर्गत अगर अपन देखते हैं तो काफी उदाहरण हमारे को देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो या एक तरह से अपन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण कई है हमारे पास, उदाहरण यहाँ पर कई प्रकार के हैं। तो नेक्स्ट देखिए, आपको ये पूरा का पूरा ये टेबल याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम एक एक बिंदु पर इस पर अगर अब थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से देखें तो हम ये देखते हैं कि जो जैविक और जो अजैविक घटक हैं उस यानी इस इकोसिस्टम की कार्यप्रणाली क्या होती है, उस पहलू पर अपन बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली ऊर्जा के प्रभाव पर निर्भर करती है। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ऊर्जा ट्रांसफर होती हुई चलती है। एक ऊर्जा का ये नियम है, ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न बनाई जाती है, न तो ये नष्ट होती है न बनाई जाती है। ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है वो कौन है, सूर्य है। सूर्य से पादप ने ऊर्जा ग्रहण की, पादप से मान लीजिए किसी मेंढक ने ऊर्जा ग्रहण की, या मेंढक से मान लीजिए ऊर्जा किसी अपनी यूं कहें सांप ने की, तो वो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती हुई चलती है। केवल ऊर्जा का रूप परिवर्तन हो जाता है, ऊर्जा का केवल रूप परिवर्तन होता हुआ चलता है। लेकिन ऊर्जा का एक दूसरा नियम यह भी है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जब ऊर्जा जाती है, जैसे अपन उत्पादक की बात कर रहे थे, उत्पादक हरे पौधे हैं और वहां से ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है, प्राथमिक उपभोक्ता के पास जा रही है। जब प्राथमिक उपभोक्ता के पास जाती है तो एक सामान्य नियम यह है कि 90% ऊर्जा इस कार्य में खर्च हो जाती है, केवल 10% ही ऊर्जा आगे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर होती है, या इस ट्रॉपिक लेवल 2 से ट्रॉपिक लेवल 3 में वो ट्रांसफर होती जाती है। केवल कितना, 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता जाता है, बाकी 90% ऊर्जा क्या होती है, नष्ट होती भी, वो एक तरह से उपयोग में काम आती हुई चलती है, नष्ट नहीं होती है। तो ऊर्जा के प्रभाव पर निर्भर करती है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित जीवों के सभी ऊर्जा प्रभाव पर निर्भर करते हैं। ऊर्जा प्रवाह एक तरफ होता है, इस तरह से, एक तरफ का मतलब इस तरह से ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक 2, ट्रॉपिक 3, ऊर्जा इस तरह से एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर क्रमशः ट्रांसफर होती हुई चलती है। देखिए ऊर्जा का थर्मोडायनेमिक्स नियम क्या है, पहला और दूसरे नियमों पर आधारित है, जिसमें ऊर्जा का पहला नियम क्या कह रहा है, ऊर्जा न तो बनाई जाती है और न ही नष्ट होती है।
ये ऊर्जा का आपको नियम ध्यान रखना है। ऊर्जा न तो बनाई जाती है और ऊर्जा नहीं नष्ट होती है, लेकिन ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे अपन यूं कहें कि जो सौर ऊर्जा है वो पौधों ने ग्रहण की और पौधों ने उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया, और संबंधित जो रासायनिक ऊर्जा है संबंधित जीवों में उनके जो टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, उनमें जमा होती है और वापस वो हीट ऊर्जा में बदल दी जाती है। कहने का मतलब उसका रूप बदल दिया जाता है, रूप परिवर्तन हो जाता है। दूसरा नियम कहता है कि जब कार्य किया जाता है तो ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ऊर्जा समाप्त होती है, कार्य करने पर ऊर्जा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। देखिए, सौर विकिरण ऊर्जा का मूल इनपुट है और पौधे, हाँ, एक रूप ऊर्जा पर निर्भर किया जाता है, कार्य दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, जो बात करी ली अपन ने। मुख्य इसका जो है वो सूर्य है। पौधे इस ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन तैयार करने के लिए करते हैं। हरे पौधे सौर ऊर्जा के हिस्से के खाद्य ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, जिसका देखिए जिसका इसमें देखिए जिसका उपयोग हरे पौधे अपने टिश्यूज को विकसित करने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग हरे पौधे अपने उत्तकों को विकसित करने के लिए करते हैं, और प्राथमिक उत्पादकों और या ट्रॉपिक स्तर के नीचे या उसी तरह ऊर्जा पहले के माध्यम से दूसरे से तीसरी और चौथे में बदल जाती है। इस तरह ये प्रक्रिया में ऊर्जा एक पाशी तंत्र में सौर में बदल जाती है, शेष रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित होती है, और परिवहन किए गए जानवरों को मृत होने पर जो वियोजक है, डिकम्पोजर है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब ऊर्जा एक पोषण, जो मैं बात कर रहा हूँ वही बात है, पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ये चली जाती है। तो यहाँ देखिए रासायनिक ऊर्जा में बताएं जिसका उपयोग पौधे अपने उत्तक वगैरह उसके निर्माण करने में करते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि सूर्य से ऊर्जा आ रही है और ये हरे पौधे जिसकी पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जा रही है, और एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वायुमंडल से ले रहे हैं, वाटर जो जल से इससे मृदा से ले रहे हैं, ये सब मिलकर के, यानी एक तरह से अपन यूँ कहें कि CO2 गैस जो वायुमंडल से ग्रहण कर रहे हैं और वाटर जो जल से ले रहे हैं, और ये मिलकर के एक तरह से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर रहे हैं। अपने केमिस्ट्री की बात करें तो अपन यूँ कह सकते हैं C6H12O6, और फिर ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। ये इस तरह से देखिए रिएक्शन चलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल ये मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर रहे हैं और ऑक्सीजन विमुक्त कर रहे हैं, जो कि इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और ग्लूकोज का मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स निकाल रहे हैं। तो जो ऊर्जा हमने इस पेड़ ने, इस पौधे ने जो प्राप्त की है वो किससे प्राप्त की है? वो सूर्य से प्राप्त की है। तो देखिए यहाँ एक तरह से अपन यूँ कहें कि जो ऊर्जा का है एक सेकंड, तो देखिए ऊर्जा प्रवाह द्वारा संचालित पोषक तत्व जैव भू रासायनिक चक्र के रूप में जाने वाली प्रक्रिया के माध्यम से जैविक समुदाय के विभिन्न घटकों में गुजरते हैं। अभी जैव भू रासायनिक चक्र का मतलब है कि यहाँ वायुमंडल से CO2 गैस ग्रहण की और मर्दीय कारक से उन्होंने क्या ग्रहण किया? जल ग्रहण किया या पोषक तत्व ग्रहण किया, और
कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किया और ऑक्सीजन का निर्माण किया। संबंधित ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स का जो उपयोग जो कर रहे हैं वो उपस्थित जैविक घटक कर रहे हैं। जैविक घटक का मतलब समझ रहे हो, जो एक तरह से अपन जैविक घटक में अंतर मनुष्य की अपन बात कर लें या उपभोक्ता की अपन बात कर लें, वो कर रहे हैं। पोषक तत्वों को ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से विभिन्न ट्रॉपिक स्तर तक पहुंचाया जाता है और पौधों के कार्बनिक तत्व और जानवरों के विभिन्न तरीकों से होती हुई जिससे पत्ती की संरचना गिरती है। पौधे, मृत पौधे और पशु शरीर एक और उसके उनके रूपांतरण को कार्बनिक रूप में घुलनशील बनाते हैं। संबंधित जो पशु शरीर और उनके रूपांतरण को कार्बनिक रूप में कौन करेगा? जितने भी जो बैक्टीरिया है, जितने भी जो कवक हैं, वो ऐसा करेंगे। तो देखिए फाइनली अपन यूँ करें कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक और अजैविक घटक मिलकर के पूरी की पूरी एक चेन होती है जो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं और एक साइकिल चलता रहता है। ये निरंतर रूप से साइकिल चलता रहता है। जैविक भी अपनी जगह काम करते हैं, अजैविक जो कंपोनेंट्स है वो भी अपनी जगह काम करते हैं। नेक्स्ट इसी में एक यही छोटी सी एक बिंदु है, इसी के साथ ह्यूमन इकोलॉजी क्या है एक आप नोट लें। ये जो ह्यूमन इकोलॉजी है, ह्यूमन इकोलॉजी का मतलब है, दो शब्द याद रखें, मानव और अभी अपन जो बात कर रहे थे मानव के साथ पारिस्थितिकी, मानव प्लस पारिस्थितिकी प्लस मानव की सामाजिक संरचना, इन तीनों को अगर अपन एक मिला दें तो उसको ह्यूमन इकोलॉजी कहते हैं। वही जैविक अजैविक घटक के अंतर्गत मानव को रख रहे हैं और इसके सामाजिक स्ट्रक्चर संरचना, इन तीनों को मिलाकर के ह्यूमन इकोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन इकोलॉजी शब्द ये कई बार आता है, वैज्ञानिक ज्योग्राफर एच.एस. बैरोज ने दिया है। ये कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। ह्यूमन इकोलॉजी शब्द किसने दिया है? एच.एस. बैरोज ने दिया है। तो देखिए इकोसिस्टम वह शाखा है जो जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों के बारे में बताती है। मुख्य रूप से मानव इकोलॉजी या मानव परितंत्र मानव और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। में पर्यावरण को एक पारितंत्र के रूप में माना जाता है। पारितंत्र एक निर्दिष्ट क्षेत्र है, एक निश्चित क्षेत्र होता है और एक समग्र अवधारणा है जिसमें देखिए हवा, मिट्टी, पानी, जीव, भौतिक संरचनाएं और इसमें मानव के द्वारा निर्मित सब कुछ शामिल होता है। पारितंत्र का जैविक हिस्से, अभी अपन बात की, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं, जानवर, मानव सहित, ये जैविक समुदाय है। ये कौन है? जैविक समुदाय। सामाजिक प्रणाली मानव पारितंत्र में एक केंद्रीय अवधारणा है जो मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण को प्रभावित करती है। ये उस समाज प्रभावित जिसमें लोग रहते हैं, तो देखिए इसमें कुल मिलाकर अगर अपन बात करें तो अपन यूं कह सकते हैं कि एक तरह से जो इकोलॉजी है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट है, एक दूसरे से क्या है, वो संबंधित है। इसमें पूरे के पूरे यहाँ इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, इन दो बिंदुओं पर अपन ने चर्चा की है। इकोसिस्टम का मतलब जैविक और अजैविक घटकों का आपस में पारस्परिक रूप से सामंजस्य स्थापित करना है। और इस इकोसिस्टम के साथ यदि मानव को ध्यान में रख करके अपन अध्ययन करते हैं तो उसको ह्यूमन इकोलॉजी कहते हैं। अब ह्यूमन इकोलॉजी जैसे मैं अपने बात करूं, ध्रुवीय क्षेत्रों की ह्यूमन इकोलॉजी अलग होगी बजाय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र।
जैसे अपन ध्रुवीय क्षेत्रों में एस्किमो लोगों की ह्यूमन इकोलॉजी, उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति, उनका खान पान अलग है। या अफ्रीका के रहने वाले कालाहारी मरुस्थल में जो बुशमैन है उनकी ह्यूमन इकोलॉजी अलग है, उनका रहन सहन, उनका खान पान वो अलग होगा बजाय टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले एस्किमो की। तो यहाँ दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इकोलॉजी। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर पुनः मैं रिवर्स कर रहा हूँ। इकोसिस्टम शब्द एजे टांसले ने दिया है, ह्यूमन इकोलॉजी शब्द जो एच.एस. बैरोज ने दिया है। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक। जैविक के अंतर्गत हम उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर्स को शामिल करते हैं। अजैविक के अंतर्गत हम जलवायु कारक और एडेपिक मर्दीय कारक को शामिल करते हैं। इसी प्रकार से जो अपन ने जैविक की बात की, जिसमें उपभोक्ता की यहाँ 4 श्रेणी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता। तो कहने का मतलब यह है कि पूरी की पूरी ये टेबल आपको याद हो, संबंधित शब्दावली आपको याद हो। ऊर्जा का नियम, न तो नष्ट होती है न उत्पन्न की जाती है, ऊर्जा ट्रांसफर होती रहती है। एक जीव से दूसरे जीव में ये ट्रांसफर होती रहती है, और जब ट्रांसफर होती है तो 90% तो उपयोग में ले ली जाती है, लेकिन 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, जिसे ऊर्जा का दशांक नियम कहती है, 10 नियम कहते हैं ऊर्जा का, जो कि लिंडमान महोदय ने, एक वैज्ञानिक थे लिंडमान महोदय ने ये नियम दिया था। तो दोस्तों, आज हमने इस टॉपिक पर चर्चा की है। ये पर्यावरण भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप इसके नोट्स आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और बाकी लेक्चर सुन लीजिए, इससे पर्याप्त आपके पास ये मैटर होगा। धन्यवाद दोस्तों।